नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का अपने व्याख्यान जिसका विषय पोषण एवं आहार है उसमें आपका स्वागत करता हूं। आज हम मॉड्यूल 1 में पोषण का परिचय उस पे हम लेक्चर नंबर 3 में ऊर्जा चयापचय की मूल बातें इस पे हम अपना डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ऊर्जा होती क्या है। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा ऊर्जा जो होती है, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जो भी हम अपना एफर्ट लगाते हैं या जो भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उस करने के लिए जो हम अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं उसे हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा मेटाबॉलिज्म का मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम जो भी भोजन ग्रहित करते हैं उसका अवशोषण होता है तथा उसको हमारी कोशिकाएं अलग अलग चीज़ों के लिए उपयोग में एटीपी के तहत लेकर आती हैं। उसी को हम ऊर्जा चयापचय भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो भी हम भोजन लेते हैं उसका पहले पाचन होता है, उसका चयापचय होता है और वहाँ से चयापचय के दौरान जो ऊर्जा उससे विसर्जित होती है उसे हमारा शरीर अवशोषित करता है और अपने विभिन्न प्रयोगों में लाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम ऊर्जा चयापचय कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पहले देखते हैं कि हमने भोजन ग्रहण किया, उसका पाचन हुआ, फिर उसका अवशोषण हुआ, फिर उसका कोशिकाओं के अंदर चयापचय हुआ। उसके बाद वहाँ से चयापचय होने के बाद उनका फिर उससे एटीपी नाम का एक मॉलिक्यूल जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारे शरीर में जिसको कि हम शरीर की एनर्जी की करेंसी या उसका हम मुद्रा भी कहते हैं, शरीर में ऊर्जा की मुद्रा को हम एटीपी कहते हैं, वह हमें भोजन से मिलता है। और उसी मुद्रा ऊर्जा की मुद्रा को हमारा शरीर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लेके आता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम ऊर्जा चयापचय कहते हैं। इसके अंतर्गत एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दो तरह के रिएक्शन भी होते हैं, जिससे कि कैटाबोलिज्म को हम अपचय अपचय कहते हैं एवं एनाबोलिज्म को उपचय कहते हैं। अपचय का मतलब कि जिसमें जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसका शरीर के अंदर टूटना और उसको टूटने के बाद जो भी उससे ऊर्जा निकलती है तो वह सब कैटाबोलिज्म या अपचय में आ जाता है। और दूसरा जो प्रक्रिया होती है इसके अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर वह है एनाबोलिज्म या उसे हम उपचय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे शरीर में ऊर्जा अवशोषित होते हैं और जो उनका भंडारण होता है उसे हम एनाबोलिज्म या उपचय की प्रक्रिया भी कहते हैं। अब हम यह देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा भंडारण होता है वह कैसे कैसे अलग अलग रूप में हमारा शरीर उसको यूज़ या उपयोग में लेके आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भी हम ये तो जानते ही हैं कि ऊर्जा जो होती है वो हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में प्रतिरूप होती रहती है, ना वो कभी बनती है ना वो कभी ख़त्म होती है। वो हमेशा अपना रूप बदलती रहती है, एक रूप से दूसरे रूप में वो परिवर्तित होती रहती है। वैसे ही हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर भंडारण हो जाता है या अवशोषण हो जाता है वह अलग अलग अपने रूप में बदल करके शरीर उसको अपने अनुसार उपयोग में लेके आता है। तो उसमें सबसे पहला होता है एक केमिकल या रासायनिक ऊर्जा। इसके अंतर्गत जितना भी जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंतर्गत जितने भी उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है वह जो भंडारण हो जाता है या अवशोषण होता है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। दूसरा होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया कि जब हम किसी तरह की मूवमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं, इस तरह की कोई भी क्रिया अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होती हैं और जो हमारी मांसपेशियां काम करती हैं तो उस अंतर्गत जो भी ऊर्जा लगती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। तीसरा होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा, हमारे शरीर की एक ऊर्जा होती है। जैसे हम अगर इंसान हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा जो होती है वह करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारे शरीर की ऊर्जा रहती है। हमें उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर उससे कम हमारे शरीर का तापमान गिरेगा या उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो हम बीमारियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे बुखार होता है तो हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है और उसका तापमान बढ़ जाता है। और जब हम जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमारे शरीर का तापमान गिरने लगता है। तो उसका एक रेंज होता है, उससे नीचे अगर जाएंगे तो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो काम करना, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होती रहती है। इस तापमान को
मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। चौथा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जैसे कि हम हमारे शरीर में हम जानते हैं कि बहुत सारी नसें हैं, हमारे दिमाग नसों के द्वारा हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को अपने वश में रखता है और उसके लिए वह जो उसके नर्व होते हैं उनके थ्रू बहुत सारे हमें संदेश जो होता है वो ट्रांसमिट करता है। तो उसके लिए जो ऊर्जा लगती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं और यह नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रारूप में भी हमारे शरीर की जो भंडारण या अवशोषित ऊर्जा होती है वह शरीर उपयोग में लेके आता है। अगर हम देखें कि जितने भी ऊर्जा जो हमारे शरीर में भंडारण हुआ हो या अवशोषण हुआ हो वह कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो आधारभूत चयापचय दर है उसमें सबसे अधिक हमारे शरीर की ऊर्जा खपत होती है। उसके साथ साथ हम जब भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमारे शरीर में जो उसकी पाचन की क्रिया होती है और जो उसके चयापचय की क्रिया होती है उसके दौरान कुछ प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती रहती हैं, उसके लिए भी कुछ ऊर्जा लगती है। उसके साथ साथ जो हम कुछ फिजिकल काम करते हैं, जैसे कि हम भ्रमण करते हैं, जैसे कि हम दौड़ते हैं, जैसे कि हम कोई भी काम कर रहे हों, मान लीजिए हम कोई सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो इन सब के लिए भी जो ऊर्जा लगती है, तो जो हमारे शरीर के जो सारी ऊर्जा की खपत होती है वह इन तीन मूलभूत जगहों पे ही खर्च होती है। इन्हीं में हम प्रारूप बदलता रहता है। तो अगर हम थोड़ा विस्तार से इसमें जाएं और देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो आधारभूत चयापचय दर होता है, जिसको कि हम बेसल मेटाबॉलिज्म रेट भी कहते हैं, इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर में जो आराम की अवस्था में जो काम करती है हमारे शरीर की कोशिकाएं, जैसे कि सांस लेना, हमारे जो रक्त प्रवाह रहता है वह, इसके अलावा जो कोशिकाएं और किसी तरह की जो काम करते रहती हैं, तो इन सब के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है उसका करीब करीब 60 से 70% भाग हमारी ऊर्जा का आधारभूत चयापचय को, उसकी दर को बनाने में ही, बरकरार रखने में ही खर्च हो जाता है। इसके बाद आता है शारीरिक गतिविधियां, जिसको कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, इन सब जैसे कार्यों के लिए भी हमारे शरीर की ऊर्जा खपत होती है। इसके अलावा थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, या जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो वहाँ से ऊर्जा विसर्जित होती है, उसके अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं, अवशोषण की प्रक्रियाएं होती हैं और जो चयापचय की प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें भी कई जगह ऊर्जा खपत होती है। तो जो हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा रहती है उसका 8 से 10% लगभग हमारा थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड में लगभग खर्च हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा जो निकलती है या भंडारण होता है वह किस किस चीज़ों पर निर्भर करती हैं। तो जो उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है, एक है आयु। आयु, जैसे कि ऊर्जा की आवश्यकता आम तौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है। यह कम इसलिए होती चली जाती हैं कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है हमारी शारीरिक गतिविधियां कम होती रहती हैं, इसीलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। एक बच्चा जो बढ़ रहा हो, जो 2 साल 3 साल का है, वह दिन भर बहुत ज़्यादा काम करता है, खेलता है, पढ़ता है, कूदता है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। वहीं पर एक बुजुर्ग जो 45-50 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं या वयस्क होते हैं, उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं रहती हैं ऊर्जा की, वह धीरे धीरे, चूंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां कम होती चली जाती हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा की खपत कम होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी कम होती चली जाती हैं। लिंग लिंग में जैसे भी हम अगर देखें, एक ही उम्र के अगर महिला और पुरुष, अगर हम इन दोनों में अगर तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि जो पुरुष होते हैं उनमें बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, या उसमें अधिक होती है, इसलिए उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं अधिक होती हैं एक ही उम्र की महिलाओं और पुरुषों में। अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें तो हम यह देखते हैं कि जिन व्यक्तियों में मांसपेशियों का प्रपोर्शन उनके शरीर में ज़्यादा है, अगर हम उनकी तुलना करें उन व्यक्तियों से जिनमें की वसा की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो हम यह पाएंगे कि जिन व्यक्तियों में मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा रहती हैं उन व्यक्तियों को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकताएं रहती हैं। फिर हम बात करें गतिविधि स्तर,
तो जो व्यक्ति ज़्यादा गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ जिनकी ज़्यादा रहती हैं, उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएँ ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि कोई अगर मज़दूर खेत में काम कर रहा हो या कोई मज़दूर कहीं पर अपनी मज़दूरी कर रहा हो, दिहाड़ी का काम कर रहा हो, तो उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएँ ज़्यादा रहती हैं उसकी तुलना में जो एक ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर के सामने काम करते हैं। इसी तरह हम देखें कि विकास, तो बच्चों और किशोरों में विकास और वृद्धि के कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकताएं होती हैं। इसके बाद आता है गर्भावस्था और स्तनपान। तो जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो अपने बच्चों के लिए स्तनपान करवाती हैं, उन महिलाओं में ऊर्जा की आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें जो होता है भ्रूण के विकास के लिए तथा बच्चों के दूध बनाने के लिए, इन सब कार्यों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन महिलाओं में भी ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। अगर हम बात करें कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ऊर्जा का संतुलन की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का संतुलन मतलब कितना हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडारण हो रहा है और कितना हम उसको खर्च कर पा रहे हैं। इन दोनों के बीच की जो तुलना होती है या इन दोनों के बीच का जो हिसाब होता है, उसी को हम ऊर्जा का संतुलन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो उसके शरीर के अंदर जितनी भी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वह अधिक हो रहा है जितना कि उसकी आवश्यकता है या वह ऊर्जा को खपत कर पा रहा है। तो इस तरह के जब अगर परिस्थितियां आती हैं तो उसको हम पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस कहते हैं। और अगर किसी इंसान में अगर पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस आता है तो उस समय फिर क्या होता है, एनर्जी इस फॉर्म अपने उस रूप में हमारे शरीर के अंदर भंडारण नहीं हो सकता है, तो वह फिर फैट के रूप में भंडारण होता है और उसमें मोटापा बढ़ने लगता है। वहीं अगर हम बात करें निगेटिव एनर्जी बैलेंस की, तो इसमें हम यह देखते हैं निगेटिव एनर्जी बैलेंस में कि जो हमारे शरीर की ऊर्जा की खपत है वह हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा बन रही है उससे बहुत अधिक होती है। अगर इस तरह की परिस्थिति अगर डेवलप करती है, उजागर होती है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर जो है वह निगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहा है। इस समय क्या होंगी, निगेटिव एनर्जी बैलेंस का जब परिस्थिति आएगी तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी स्टोर्ड फैट होते हैं, वसा होती हैं, वह पिघल पिघल के हमारे शरीर को एनर्जी या ऊर्जा देना चालू कर देती है। अब हम बात करें कि ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ किन किन स्रोतों से मिलता है, तो सब हम यह देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त जितने भी भोजन या पोषक तत्व होते हैं उनसे हमें लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो हमारे शरीर का जो सबसे प्रमुख सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वह हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं वसा यानी फैट। फैट से हमें लगभग 1 ग्राम फैट से हमें लगभग 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए कोई भी वसा युक्त भोजन को हम हमेशा कहते हैं कि वह ऊर्जा से उपयुक्त है और यह सबसे अधिक हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भंडारण में मदद करता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हमें 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यह जो है यह हमेशा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और यह जो होता है यह सामान्यतः हमारा शरीर प्रोटीन की एनर्जी को या उसकी ऊर्जा को नहीं उपयोग में लेके आता है, लेकिन कभी इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं तब विकट परिस्थितियों में ही हमारा शरीर हमारे प्रोटीन की ऊर्जा को उपयोग में लेके आता है। तो हम देखें तो देखेंगे कि मान लीजिए एक हम उदाहरण देते हैं कि अगर हम मूंगफली खाते हैं तो उनका जो भी उनका पाचन या अवशोषण होता है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों मिलती हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह टूटता है शुगर्स में, तो और वहाँ से उनका और भी बहुत सारे शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का, और वहाँ से हमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिल जाता है। वहीं हम फैट का देखें तो जो भी मटर में जो मूंगफली खाते हैं उसमें जितना भी उसमें हमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ें रहती हैं, तो उससे वो जो उसमें जो वसा रहता है वह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटता है और इनका फिर से चयापचय होता है और यह फिर से अपना एटीपी रिलीज करता है। और प्रोटीन भी अमाइनो एसिड में टूटता है और अमाइनो एसिड फिर से इनका चयापचय होकर के फिर से यह एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो हम यह देखते हैं कि कोई भी पोषक तत्व किसी भी
रूप में हो, वह हमारे शरीर में अंतिम में ऊर्जा जो है वह हमेशा एटीपी के फॉर्म में ही देता है। अब हम ये जानते हैं कि एटीपी क्या होता है। तो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक एनर्जी, यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की मुद्रा है, जिसको कि हम हमारे शरीर में बहुत सारे जो चयापचय के जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं उनके दौरान यह निकलता है, और यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा की मुद्रा भी हम इसको कहते हैं। तो अगर हम देखें, और इसके लिए जितने भी एटीपी रहता है उसके लिए एक प्रोटीन होता है जो कि एंजाइम्स, जो कि इसको रिएक्शंस को, इसके कोई भी काम करने के तरीके को, उसकी गति को बढ़ाता है। अगर हम एटीपी की संरचना देखें तो उसमें हम यह देखते हैं कि उसमें एक एडेनिन ग्रुप रहता है, एक राइबोज नाम का सुगर रहता है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में देखा था। एक राइबोज सुगर होता है जिसमें कि 5 कार्बन लगे रहते हैं, उसमें एक एडेनिन ग्रुप लगा रहता है, और इन दोनों को हम एडिनोसिन कहते हैं। इसमें अगर एक फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाता है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। 2 फॉस्फेट ग्रुप आके लग जाते हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, और अगर 3 फॉस्फोरस के ग्रुप आके लग जाते हैं तो उसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और ये जो एटीपी में यह जो फॉस्फेट ग्रुप है, यह अगर टूटता है, यह जो बंधन टूटता है, तो यहीं से यह ऊर्जा रिलीज करता है। तो जो भी हमारे शरीर में ऊर्जा आती है वह हमारे शरीर में उसे विकास के लिए, एनर्जी जो ऊर्जा का भंडारण के लिए, हमारी जो कोशिकाएं जो नियंत्रित रूप से नष्ट होती रहती हैं उनके रीजनरेशन के लिए, उन हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ गतिविधियां चलती रहती हैं उनके रिपरेशन के लिए, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमताएं रहती हैं उनके काम करने के लिए हमें फिर से ऊर्जा की आवश्यकताएं रहती हैं। और किसी तरह का अगर सूजन हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत सारे कारकों से, घटकों से होता रहता है, उन सब को ठीक करने के लिए हमें कई बार ऊर्जा की आवश्यकताएं रहती हैं। इसके अलावा हम देखें तो ऊर्जा की जो आवश्यकताएं रहती हैं वह कोई भी कार्य करने के लिए, जो दैनिक कार्य हम करते हैं, जैसे कि चलना, लिखना, पढ़ना, काम करना, खेलना, दौड़ना, इन सब के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकताएं रहती हैं। तो इन सब की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं रहती हैं वो सब ऑक्सीडेशन नामक प्रक्रिया से मिलती हैं। और जो हम देखते हैं कि और जो है हमारी जो ऊर्जाएं जो जाती हैं वह बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब कि जो मूलभूत चयापचय आवश्यकताएं, जैसे कि हम सांस ले रहे हो, हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह चल रहा है, हमारे शरीर के अंदर हमारे सोने के बावजूद भी पाचन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, इन सभी के लिए भी कुछ न कुछ ऊर्जा लगती है। इसी हम बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। तो अब हम यह देखते हैं कि जो ऊर्जा रहती है वो हमारे शरीर में कैसे कैसे वह बदलती रहती है। तो सबसे पहले जो भी हमारा जो प्रक्रियाएं हैं वो है, सबसे पहला कोई भी भोजन तत्व आता है उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब उसकी पाचन और अवशोषण की प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हमारी कोशिकाओं में वह जाता है, वहाँ पर उसका रेस्पिरेशन होता है, मतलब जो भी वह टूटता है, जैसे कि जो भी भोजन हमारा टूटता है वह ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में बदलने के बाद वह फिर अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा एटीपी में बदलता है, और फिर हमारे शरीर जो है एटीपी को उपयोग में ला करके अपनी गतिविधियों को पूरा करता है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसलों का, मांसपेशियों को खिंचाव करके, या किसी तरह के बायोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो अगर हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है या ऊर्जा कैसे मिलती है, तो जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा का सर्जन होता है वह सबसे पहले ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज जो होता है वह हमारे सेल के अंदर जाने के बाद वहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हुए वह पाइरूवेट बना लेता है। यह पाइरूवेट नाम का जो कंपाउंड होता है यह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर यहाँ पर क्रेब साइकिल नाम का एक साइकिल चलता है, यहाँ पर वह बहुत सारी ऊर्जा को विसर्जित करता है, और यहाँ से जो भी हमें मिलते हैं, जो भी उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमें एनर्जी देते हैं। अब हम विस्तार से इनको देखते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो होता है ये हमारे सेल कोशिकाओं के अंतर्गत चलता रहता है, जिसमें कि ग्लूकोज नामक का सब्सटेंस जो होता है वह लास्ट में पाइरूवेट में बदल जाता है, और इसके अंतर्गत ये उस पूरी प्रक्रिया में हमें 2 एटीपी की एनर्जी मिलती है। यह जो पाइरूवेट बनता है या फिर क्रेब साइकिल में जाता है, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रियाओं के अंदर होता है,
और यह पाइरूवेट जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ये बना लेता है, और एसिटाइल कोएंजाइम में साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सुक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट, इस तरह से ये अलग अलग कंपाउंड बनाता हुआ और बीच बीच में NADP, FADH और ATP के फॉर्म में यह एनर्जी, ये ऊर्जा को निकालता रहता है, और इसी में बहुत सारी रिएक्शंस और चलती रहती हैं। इसके बाद जो भी NADPH और FADH निकलता है, यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, उसी में वह अलग अलग प्रोसेस के थ्रू वहाँ हमें ATP के फॉर्म में एनर्जी देता रहता है। एक NADPH से हमें 3 ATP और एक FAD से हमें FADH से 2 ATP की एनर्जी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम वसा युक्त खाना खाते हैं तो वह बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता रहता है, उसके थ्रू वह ऊर्जा हमें देता है। बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर जो भी फैटी एसिड रहते हैं वह एसाइल कोएंजाइम में, ट्रांस इनोइल कोएंजाइम में, हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम में, हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम, एसाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। और यह जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, यह फिर से क्रेब साइकिल के अंदर घुस जाता है और वहां से फिर वह ATP रिलीज करता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि वसा युक्त भोजन से हमें कैसे ऊर्जा मिलती है। तो हम देखें कि प्रोटीन युक्त भोजन से हमें कैसे ऊर्जा मिलती है। तो प्रोटीन में हम ये देखते हैं उसका टूटता है, जब वह अवशोषित होता है तो वह अमाइनो एसिड के फॉर्म में अवशोषित हमारे शरीर के अंदर होता है। अमाइनो एसिड जो होता है वह हमारे लीवर में जाता है और वहाँ यूरिया साइकिल नाम की एक साइकिल चलती है। वहाँ पर यूरिया साइकिल के दौरान वह एसिटाइल कोएंजाइम में रिलीज करता है, और ये है जो एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, यह फिर से क्रेब साइकिल के अंदर चला जाता है और फिर से वहाँ पर ATP नाम की ऊर्जा को वह रिलीज करता है। धन्यवाद।